आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। स्पेशल एट 4 में आज बात एक बार फिर से सीबीआई तराजी के, लेकिन इन सब के बीच में जासूसी का भी जो एंगल घुस गया है उसने इस मामले को मजीद तूल दे दिया है, साथ ही इसे और ज्यादा पेचीदा भी बना दिया है। इसमें सियासी छौका तो लगातार लग ही रहा है। सीबीआई के दो टॉप अफसरों के बीच छिड़ा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। रिश्वतखोरी तनाजे में फंसने के बाद छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई के चीफ आलोक वर्मा की दिल्ली रिहाइशगाह के बाहर आज सुबह दरअसल 4 मुश्तबा नजर आए। सिक्योरिटी एहलकारों ने उनसे पूछताछ की तो वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर निकले। वहीं पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने 26 अक्टूबर को आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ मुजाहिरा करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस सीबीआई हेडक्वार्टर के अलावा सभी रियासतों की राजधानियों में सीबीआई दफ्तर के बाहर एहतजाज करने जा रही है। सवाल यह उठता है कि देश की सबसे यकीनी माने जाने वाली जांच एजेंसी में छिड़े घमासान पर क्या सवाल पूछे नहीं जाने चाहिए? क्या यह सवाल नहीं खड़ा होता है कि जो अब तक नहीं हुआ वो अब आखिर क्यों हो रहा है? क्यों सीबीआई जैसी तंजीम पर सरकार के मुदाखलत के इल्जाम लग रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सरकार वाकई सीबीआई की जासूसी करवा रही है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए मौजूद होगा एक खास पैनल, लेकिन पहले आपको एक खुसूसी रिपोर्ट दिखा देते हैं। सीबीआई में दो बड़े अफसरों के बीच जारी तनाजे में अब जासूसी कांड की भी एंट्री हो गई है। दिल्ली में 2 जनपद पर सीबीआई के साबिक डायरेक्टर आलोक वर्मा के घर के बाहर से 4 मुश्तबा लोगों को पकड़ा गया, जिसके बाद चारों से पूछताछ की गई। पूछताछ में चारों लोगों ने खुद को आईबी अफसर बताया है। सभी के पास आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के कार्ड भी मौजूद थे, जिसके बाद आईबी ने कहा कि उनके मुलाजिम राजधानी के वीवीआईपी इलाके में रोजमर्रा की गश्त पर थे, क्योंकि वो ऐसे आला सिक्योरिटी वाले इलाके में अपने मुलाजमीन को मुस्तकिल गश्त के लिए तैयार करते हैं। खबरों के मुताबिक वजारत दाखिला ने भी आईबी से जासूसी कराए जाने की खबर को बेबुनियाद बताया है। Any VIP security area would have to be looked after by the IB, and they might be in that routine job of theirs. As to why someone should make a news out of it. पहले सीबीआई के 2 टॉप अफसरों को हटाने का मामला, अब जासूसी का इल्जाम। लगता है जैसे अपोजिशन की तो चांदी हो गई है। कांग्रेस सीबीआई के इसी इख्तलाफ को हथियार बनाने का मंसूबा बना रही है। कांग्रेस 26 अक्टूबर को दिल्ली समेत सभी रियासतों की राजधानियों में सीबीआई दफ्तरों के सामने एहतजाजी मुजाहरा करने वाली है और दिल्ली में होने वाले मुजाहरे में पार्टी सदर राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस का इल्जाम है कि मोदी सरकार अब और नीचे गिर गई है और आईबी के जरिए सीबीआई डायरेक्टर की जानबूझकर जासूसी करा रही है। मोदी जी की सरकार एक ऐसी अजीबोगरीब चीज कर रही है कि जासूसी कर रही है अपने ही सीबीआई के ऊपर, सीबीआई के डायरेक्टर के ऊपर, सीबीआई के ऊपर बहानेबाजी चल रही है। हमारे पास उन व्यक्तियों के पैन कार्ड, उनके नाम, उनके कई सारे डिटेल्स हैं। ये भौखलाहट है, घबराहट है, छटपटा रहे हैं। जैसा खरगे जी ने कहा, रात भर नींद नहीं आई और तुरंत सुबह स्नूप गेट शुरू कर दिया है। Well, this is a matter of great concern. Institution has deteriorated so fast from caged parrot. It has now gone to the situation where even the director is put under surveillance. आप एक को फोर्सफुली रिटायर्ड छुट्टी पे भेज रहे हैं और दूसरी तरफ आप उसकी जासूसी कर रहे हैं। अब तो देखने की बात यह है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को कब इस बात के लिए हटाते हैं कि तुमने जो है बिना हमसे कदम उठा दिया। फिलहाल इस पूरे मामले पर बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। लगातार अपोजिशन के इल्जामों का शिकार बन रही मरकजी हुकूमत के लिए सीबीआई मामला एक धमाके की तरह साबित होता जा रहा है, क्योंकि खुद उसके कुछ वजीर भी इस मामले पर हैरानी जाहिर कर चुके हैं। उस पर कांग्रेस के सवालों से भी सरकार लोगों का ध्यान नहीं हटा पा रही है। राफेल के बाद सीबीआई मामले को हथियार बनाकर जो तीर कांग्रेस इन असेंबली इंतखाबात में चला रही है, उससे उम्मीद है कि वो निशाने पर लगेगा और अब बीजेपी के लिए जरूरी हो गया है कि वो जल्द अज जल्द इस मामले से खुद को पाक साफ साबित करे या फिर अपोजिशन के हमलों के लिए तैयार रहें। जी सलाम के लिए गुफरान सिद्दीकी की रिपोर्ट।
तो वाकई सीबीआई में जो घूस कांड नजर आया वो अब दरअसल जासूसी कांड में भी तब्दील हो चुका है। इन सब के बीच जो सियासत हो रही है वो अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि अपोजिशन को वाकई एक बड़ा मुद्दा जरूर हाथ लगा है, लेकिन वाकई सरकार की भी इसमें बहुत ज्यादा किरकिरी हो रही है, क्योंकि ये अपने आप में मुल्क में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि जो भी सूरत हाल देखने को मिल रही है, शायद पहले कभी नहीं हुआ। सीबीआई अपने ही दफ्तर में छापा मारे, ऐसा कभी नहीं हुआ। अपने ही अफसरों के खिलाफ इस तरीके से एफआईआर दर्ज कराए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और जो अब आईबी के जरिए जासूसी कराने की बात सामने आ रही है वो भी तारीख में पहली बार हो रहा है। इसको लेकर के अपोजिशन पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है। सरकार बचाव की कोशिश तो कर रही है लेकिन फिलहाल बैकफुट पर है। तमाम पहलू हैं, उस पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नोएडा स्टूडियो में बीजेपी के लीडर दिनेश सिंह साहब। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अजीज खान साहब। तो वहीं हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में ही मौजूद हैं तनवीर जफर अली साहब, जो कि सिस्टम से ताल्लुक रखते हैं, जो कि आईएएस रहे हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं। वो हमें जरा समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला था। और साथ ही हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वीके शर्मा साहब भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल। और तनवीर सर, मैं आपसे ही बातचीत की शुरुआत करने चाह रहा हूं। सिस्टम को आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि हुकूमत और सिस्टम पैरेलल द्वारा काम करते हैं, क्योंकि एक तरफ से ऑर्डर मिलता है तो दूसरी तरफ से ऑर्डर फॉलो होता है, और जिस तरीके से एक तरीके सिस्टम बना हुआ है, चेन बनी हुई है, वो काम होता है। लेकिन सीबीआई के अंदर पहली बात तो जो घूस कांड सामने आया, जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, मामला दर्ज हुआ, उसके बाद अब कल जिस तरीके से अफसरों को छुट्टी पर भेजा गया, ट्रांसफर किया गया, और अब एक नया एंगल जासूसी का, पूरे एपिसोड को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जासूसी का जो नया एंगल काफी आप लोग उठा रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक रूटीन एक्टिविटी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले एक वीवीआईपी एरिया में खास तौर पे नजर रखते हैं कौन कहां आ रहा है, कौन कहां जा रहा है। अब ये चूंकि एक ऐसा मामला है कि अभी अभी सीबीआई डायरेक्टर पे एक्शन हुआ था, उनके बाहर गाड़ी खड़ी थी तो उसको पकड़ लिया गया, कि मेरे ख्याल से वो इतनी कोई बहुत सीरियस चीज नहीं है। वो उनके घर के बाहर थे, वो नजर रख रहे होंगे, वो उनका रूटीन में बहुत जगह वो लोग नजर रखते हैं। अब जहां तक रही इस एपिसोड की जो आप बहुत दिनों 2 दिन से चर्चा चल रही है, तो देखिए सरकार की करने की नीयत उसमें अच्छी होगी, क्योंकि वो एक इतना बड़ा जो हमारी देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसमें नंबर 1 नंबर 2 में जो जिस तरह से टकराव चल रहा था, वो बहुत ज्यादा उसका फॉल आउट बढ़ गया था। लेकिन उसका तरीका गलत था। तरीका ये था कि जब जिस पोस्ट को एक हाई पावर कमिटी, हाई लेवल कमिटी अपॉइंट करती हो, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन जैसे हस्तियां हो, उसको हटाने का तरीका भी यही होता है कि वो इमरजेंसी एक मीटिंग उस कमिटी के साथ कर लेना चाहिए थी, और उस कमिटी के ही रिकमेंडेशन पे एक पैनल रख देना चाहिए था कि इंटरिम मेजर्स के लिए, मेरे ख्याल से वो करना चाहिए था। और क्या इतना वक्त नहीं था? नहीं, वक्त तो था, लेकिन ये एक्शन भी बहुत पहले लिया जा सकता था, क्योंकि टकराव तो बहुत दिनों से चल रहा था। इस पे एक्शन बहुत पहले लेना चाहिए था। अगर पहले ले लिया गया होता तो इस स्टेज पे नहीं पहुंचता मामला जिस स्टेज पे पहुंचा है। ठीक है, लेकिन सर इन सब के बीच आप कह रहे हैं कि जो आईबी के जो तमाम जो कारकुनान, जो अफसर्स होते हैं, रूटीन प्रोसेस के तहत भी ऐसे जगहों पर नजर रखते हैं, लेकिन ऐसा मामला जो कि पूरी तरह से मुल्क भर में छाया हुआ है, उसकी सुर्खियों में है, और इस बीच वहां से उनके पकड़े जाने की बात, आईबी ने इस पे इनकार किया, लेकिन उनके पास से आई कार्ड्स पाए गए। आलोक वर्मा साहब ने ये बताया, ये क्या आपस में कोरिलेट नहीं करता है? क्या हम इसको सीधे से खारिज कर दे कि नहीं, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं होगा, आलोक वर्मा पर कोई नजर नहीं रखी जा रही होगी? नहीं, नजर जरूर रखी जा रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि रातों रात जो आदमी डायरेक्टर आईबी था वो देश का दुश्मन हो गया, वो इतना बड़ा एक अनवांटेड आदमी हो गया कि जिस पे नजर रखने की जरूरत है। नजर मैंने आपसे अर्ज किया कि रूटीन में रखी जाती है, कि कोई अनवांटेड आदमी तो नहीं आ रहा है। आप देखिए, पहले मामले में मोइन कुरैशी के रंजीत सिन्हा डायरेक्टर थे, उनके यहाँ 70 बार वो गया, तो वो 70 बार भी तो रिकॉर्ड में था ना कि वो 70 बार गया। तो उसी तरह से ये नजर रखी जाती, कहीं इस तरह से कोई पॉलिटिकल लोग तो नहीं जा रहे हैं। मामले को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, सीबीआई को पॉलिटिक्स से बहुत दूर रखना चाहिए, और बड़े अफसोस की बात है कि इसमें जो जिस तरह से चल रहा है उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। दिनेश जी, देखिए इन सब के बीच जफर सर तो ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इसमें
जो है तूल देने वाली बात नहीं है, ये एक रूटीन प्रोसेस हो सकता है। लेकिन अपोजिशन इससे मुतमईन नजर नहीं आ रही। अपोजिशन तो इसको लेकर के लाल लश्कर के साथ आप पर चढ़ी हुई है, क्या कहेंगे? अपोजिशन के पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं है, वो किसी भी चीज को इसी तरह से करते हैं। उनके सामने कोई एक हथियार वेपन्स आता है, उसको चलाना कैसे उनको नहीं जानकारी, उसकी ट्रेनिंग उनको नहीं है, और जब भी हथियार चलाने की कोशिश करते हैं तो बैक फायर कर देता है और उनको ही आघात पहुंचाता। आप इसमें भी देख लीजिएगा, बैक फायर होगा, क्षति कांग्रेस पार्टी की होगी। अगर देखिए इतनी बड़ी संस्था जिस पर सभी देश के लोग विश्वास करते थे कि यहां चाहे अर्बन एरिया में देख लीजिए, रूरल एरिया देख लीजिए, कोई लोग कहते थे नहीं इसकी सीबीआई से जांच कराइए, और जब सीबीआई में गुटबाजी इस स्तर पर आ जाए और उसकी साख पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए, अगर बीमारी जो है डायग्नोज हो जाए, तो मुझे लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए, उस बीमारी का इलाज करना चाहिए। जब पार्टी और सरकार बीमार होती है तो उसका इलाज कौन ठीक बात है सर, एक मिनट, आप इलाज कर रहे हैं सर, लेकिन जरूरत दवा देने की आप ऑपरेशन करने लगे, ये तो ठीक नहीं है। आपने फॉलो नहीं किया प्रोसेस। और जफर साहब ने जहां जफर सर ये बात कह रहे हैं तो वहां ये भी कह रहे हैं कि पहले स्टेप लेना चाहिए था, रूल्स फॉलो होने चाहिए थे। रूल्स को आखिर आपने ओवरकम क्यों किया? नहीं, कोई नहीं किया, मैं वही कह रहा हूं, मुझे जरा कहने दिए। मैं ये कहा कि डायग्नोज हुआ बीमारी, अभी तो डॉक्टर को तय करना है ना, कुछ को दवा से ठीक करने को ऑपरेशन करना है, और इस डॉक्टर के अलावा दूसरा इसके जिम्मेदार नहीं हो। तो मैंने कहा ये ऑपरेशन जब पार्टी और सरकार यहाँ पर सर ये गवर्नमेंट है ना, तो ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं। सऊद जी, किसी को निकाल के बाहर नहीं किया गया है। आप सुन, एक मिनट समय दीजिए, सिर्फ अभी स्पष्ट हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि जब सरकार और पार्टी गलती करती है तो उसका ऑपरेशन कौन करता है? जनता करता है, मतदाता करती है। लेकिन जब सिस्टम बीमार होता है तो उसके ऑपरेशन की जिम्मेदारी वो सरकार की होती है। सरकार ने वही, आप क्या कर रहे थे कि आप इंतजार करते, रात भर दूसरे दर का इंतजार करते, मीटिंग के लिए मेल करते, मैसेज सर्कुलेट करते, सबकी मीटिंग बुलाते, और उनको एक दिन वर्मा जी को, अस्थाना जी को ऑफिस में बैठने देते, और मामले को मेल जो भी है डॉक्यूमेंट्स उसको छेड़खानी करने देते, उसके बाद उनको हटाते। फिर यही कांग्रेस अपोजिशन कहती कि आप 2 दिन तक क्या कर रहे थे। निश्चित तौर पर सरकार ने जो किया है सीबीसी के कहने पे किया है, सीबीसी को ओवररोल नहीं किया है। सीबीसी ने कहा मामला, और आप कह रहे हैं, और यही देखिए आज सीबीआई पे पहली बार उंगली नहीं उठाई है, पहले भी अंगुलियां उठती रही, लेकिन लोग उसको इग्नोर करते रहे। अगर इग्नोर ना किया गया होता तो आज ये बीमारी लाइलाज ना होती, आज कैंसर के इलाज करने की जरूरत पड़े। आप जो इशारा कर रहे हैं कि सीबीआई तोता हुआ करती थी, आप पर तो ये इल्जाम अभी तक लग रहे थे कि कौवा हो गई है, वो काट रही है लोगों को। ठीक है, यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब सीबीआई के पूरे पिंजड़े को ही उखाड़ के फेंक देना, उसके तोतों को आपस में लड़वा देना, जिस तरीके का आपस में मामला सामने आ रहा है उसको संभाल नहीं पाना, ये इल्जाम लग रहा है सर अब, और ऐसा इल्जाम लग रहा है जो कभी हुआ ही नहीं। साउद जी, हम कह रहे हैं कि इल्जाम तो कोई किसी पर लगा देगा, इल्जाम लगाने से क्या चीजें दिख रही है वो भी तो मानना पड़ेगा ना सर। आईबी के रूटीन चेकअप को सर, स्पेशल डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर हुई, वो अरेस्ट हुए, उनको हिरासत में लिया गया, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, आपने उनको छुट्टी पर भेजा, अब एक नए एडिशनल डायरेक्टर को बुलाया। ये जो हो रहा है सर, ये क्या हुआ है ऐसा? जी, एक नहीं, क्या होता अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है तो उसको आप छुट्टी, आप जांच ऐसे करा लेंगे, सीनियर ब्यूरोक्रेट बैठे हुए जरा पहुंच लीजिए, कोई भी जांच होगी तो आप छुट्टी पर भेजकर कार्ड मुक्त करके कराएंगे ना, आजादाना कराना चाहते थे। ठीक है, ये पॉइंट आपका है, लेकिन क्या वाकई अजीज खान साहब जो बातें कह रही हैं दिनेश सर, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए सऊद भाई, एक बात आप समझ लें, देखिए दिनेश भाई जिस खूबसूरती से पूरे बात को का पटाक्षेप कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, ऐसा लग रहा था इनको जानकारी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं दिनेश भाई से कि आदरणीय मोदी जी अपने लाडले को बचाने के लिए, राकेश जी को बचाने के लिए वो किस हद तक जाएंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, रात के अंधेरे में क्या हालात पैदा किए। आज पूरे देश की जनता, आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से सीबीआई की बदनामी हुई है, मुझे लग रहा है कि शायद आने वाले वक्त में ये वक्त शायद अब इस देश के लिए इतना गाढ़ा वक्त नहीं आ सकता है। ये जो वक्त बीता है 23 अक्टूबर का, ये काले अक्षरों से लिखा जाएगा। इससे पहले जब 4-5 जज निकल करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि इस देश की जो लोकतंत्र है वो खतरे में है, इससे पहले भी कहा गया था। सवाल इस बात का है कि हम ये जानना चाहते हैं जिस तरीके से हटाया गया आलोक वर्मा जी को, तरीका ही नहीं हटाने का, तरीका उसका सीधा सीधा हटाने का है कि लोकपाल 2014 को अगर देखा जाए, तरीका या पावर, सीधी सी बात है, पावर ही नहीं है, सीबीसी कर ही नहीं सकती, वो हटा ही नहीं सकती, इसलिए नहीं हटा सकती। तरीका ये है, अगर हटाना ये तो हटाने के 2 तरीके हैं, जिस तरीके से उनका अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट का तरीका ये है, उसी तरीके से हटाने का। और उसका एक सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है, स्पेशल केस भी है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो 3 सदस्यीय कमेटी, वो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं या हाई कोर्ट के, उनकी कमेटी बनाए और वो कमेटी अकाउंटेबिलिटी कमीशन बना करके उससे जांच करा करके, अगर वो वाकई दोषी
दोषी पाए जाते हैं तो हटाया जा सकता है। अब ये जासूसी हटाने वाला का जो तरीका एंगल है उस पर क्या कहेंगे? दूसरी बात वही मैं कह रहा था कि आखिर ये बताएं, ये भी काला अध्याय है कि अभी तक आईबी कह रही थी साहब मेरे लोग नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड वहां पर मिला। सवाल इस बात का है कि यह बीजेपी किस हद तक जाएगी कि जो देश का इतना बड़ा पदाधिकारी, इतना बड़ा अधिकारी, उसके खिलाफ साजिश और उसके साथ साथ उस पर जांच किया जाए, यानी उसकी कहीं ना कहीं जासूसी कराई जा रही है। कुल मिलाकर के इस तरीके से लोकतंत्र का जो हनन हो रहा है, लोगों को कहीं ना कहीं डराने धमकाने का प्रयास। क्यों? क्योंकि वही बात जो आप लोग कहते रहे डिक्टेटरशिप वाली, डिक्टेटरशिप जो सीबीआई को डरा सकता है, वहां पब्लिक को डरा सकता है, आमजन को डरा सकता है, यानी कुल मिलाकर के एक डर का माहौल इस देश में। दिनेश जी भी इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे, मैं आऊंगा उनके पास भी कुछ ही देर के अंदर। हमारे साथ कांग्रेस के भी स्पोक्स पर्सन जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम जरा इस पर रिएक्शन लेंगे। लेकिन शर्मा सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, एक लंबे दौर से आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, तमाम चीजें आपने कवर की होंगी और बाद मर्तबा सीबीआई को लेकर के भी कई बार आपने रिपोर्टिंग की होगी, उसमें आर्टिकल्स लिखे होंगे, अपने तमाम जो है उसमें एक्सपीरियंस शेयर किए होंगे। ये जो पूरा एपिसोड है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है ऐसा तो होता रहता है, या वाकई ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जैसे सीबीआई जो एक जांच एजेंसी है और हमारे देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है, अगर कहीं ना कहीं उस पर सवालिया निशान उठते हैं, कहीं ना कहीं उनके डायरेक्टर्स के ऊपर कोई इल्जामात आते हैं, तो इसमें कहीं भूमिका सरकार की भी बनती है, क्योंकि सरकार भी जवाबदेही है, क्योंकि सरकार के अंदर ही वो जांच एजेंसी चल रही है। तो ऐसा मेरा मानना है कि अगर इनके दोनों डायरेक्टर्स के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसा कि अभी साहब ने बोला कि ये लाडले बीजेपी के लाडले है, बीजेपी का लाडले अगर हैं तो फिर उनको उन्होंने बीजेपी ने बचाया क्यों नहीं? अगर बचाते ही तो आ रहे हैं। नहीं बचाया, बचाने के लिए सारा काम हो रहा है। नहीं, आपको शायद ये पता नहीं है कि जो आलोक वर्मा जी के खिलाफ जो सबूत मिले, जो आलोक वर्मा जी के खिलाफ जो दस्तावेज मिले, वो कहीं ना कहीं ये जा रहे थे कि कहीं जो ताकतवर लोग हैं, जो देश के बड़े लोग हैं, आरोपी आरोप लगा रहा है जी, पहले से आरोपी है, उसके खिलाफ जांच चल रही है। देखिए, वो शख्स इतने बड़े अधिकारी पे कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है। जो आप कह रहे हैं इस बात को, एक आरोपी आरोप लगा रहा है। नहीं, जिन दो अधिकारियों की बात कर रहे हैं, तमाम तरीके की लड़ाई चल रही है, गोधरा कांड हो, चाहे अहमदाबाद का बम धमाका कांड हो, तमाम तरीके की जांच कर रहे थे। जिन दो अधिकारियों के नाम आए हैं, देखिए उन दो अधिकारियों का नाम आया, इससे कहीं ना कहीं देश की प्रतिष्ठा पर, साख पर आंच आती है। लेकिन तो ऐसे में सरकार ने अगर कोई कदम उठाया तो छुट्टी पर भेजे जाने की बात हो रही है। नागेश्वर राव जी को क्या संविधान के तहत, प्रक्रिया के तहत आपने अपॉइंट किया? नहीं, यही जानना, अपॉइंटमेंट का तरीका भी नागेश्वर राव जी का वो भी गलत, स्टेप सही है या गलत, और स्टेप का तरीका सही है या गलत? सर, ये बात आ गई है अब जी। देखिए, तरीका तो मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल में जो प्रक्रिया चल रही है, जिस जैसा के मामले सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए अभी तक जो प्रक्रिया है वो होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर आलोक वर्मा जी निष्पक्ष पाए जाते हैं, अगर उनके ऊपर कोई सीबीसी की सिफारिश पर उन्हें छुट्टियों पर भेजा गया और उसके प्रोसेस को लेकर के अभी उनका रिटायरमेंट जनवरी में 2019 में रिटायरमेंट कब आप रिपोर्ट देंगे, कब तैयार करेंगे, कब जांच करेंगे और कब उनको दोबारा बहाल करेंगे? सीबीआई के मामले में ऐसा नहीं होता, सीबीआई के मामले में इतना लेट लतीफी नहीं होती। जो भी जांच होगा वो आपके 10-5 दिन सीबीआई के मामले में ये भी तो नहीं होता कि इस तरीके से जा करके हटा दिया जाए, उनको छुट्टी पर भेज दिया जाए। उसी प्रोसेस के बारे में मैं जानना चाह रहा हूं शर्मा सर, कि जो प्रोसेस अपनाया गया और आज जब आईबी के कुछ ऑफिसर्स गिरफ्तार हुए, ये इन दोनों चीजों को देख करके कैसे कहेंगे आप? देखिए, मैं बिल्कुल साधारण बात कहना चाह रहा हूं, अगर कहीं सिस्टम में खामियाजा नजर आता है और उसके अंदर सरकार हस्तक्षेप करती है तो मुझे लगता है वो बिल्कुल सही प्रोसेस है। लेकिन सर, अपने देखिए इल्जाम दोनों अधिकारियों पे लगे हुए हैं, राकेश अस्थाना पे भी लगे हुए हैं। मुझे लेकिन इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि ये आप कह रहे हैं कि सरकार की नीयत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और ये आप कह भी रहे हैं कि ये होना चाहिए और हर कोई इस बात से इत्तेफाक रखता है कि चीजें साफ होनी चाहिए और सही जो रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन सर, हर किसी का डेमोक्रेसी में हर किसी की एक हद है, हर किसी की एक पावर है। पावर के अगेंस्ट जाकर के एक चौहद्दी जो बनी हुई उसको लांघ करके नहीं किया जा सकता। मुझे ये अफसोस है सर कि उस चौहद्दी को लांघने के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि लांघ जाओ। देखिए सर, आप ये कह रहे हैं सर, और मुझे बहुत ताज्जुब है कि सर मैं फिर तो डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं
उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी सर। नहीं मैं फिर हम ये डिक्लेयर कर देते कि हमारे डेमोक्रेसी नहीं, सरकार को जो ठीक लगे कर दिया जाए। देखिए जहां तक मैं समझता हूं जो ये सामने जितने भी सबूत आए हैं उनसे साफ साफ जाहिर हो रहा है, उनसे ये नजर आ रहा है कि दोनों अधिकारियों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार जफर सर ने भी ये बात कही सर। बस यहां पर बात अगर केंद्र सरकार अपोजिशन और सरकार की को खत्म किया जाए, अगर उसमें ये कदम उठाती है तो उसमें बुराई क्या है ये बताइए। चलिए अच्छाई है वो किसी भी हद तक जाए, फिर कल को इमरजेंसी लगा दे, फिर आप ये बोलिएगा कि कोई बुराई नहीं है क्योंकि मुल्क तरक्की करेगा। बहरहाल ये आपका परसेप्शन हो सकता है सर, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं, हमारे साथ कांग्रेस के भी नेशनल स्पोक्स पर्सन जुड़ चुके हैं, सुलेमान मोहम्मद खान साहब। सुलेमान साहब मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए यहां पर जो बातें सामने आ रही हैं, तरीका कोई भी अपनाया गया हो आप उस पर सवाल उठा सकते हैं, समझ में आता है, लेकिन नीयत में नहीं खराबी है और साफ और शफाफ जांच के लिए ही उन्हें छुट्टी पर भेजा गया है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि इस पूरे मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो? सुलेमान साहब क्या आप तक आवाज आ रही है? चले शायद उन तक आवाज पहुंच ही नहीं पा रही है। मैं कुछ तकनीकी दिक्कत है उसे ठीक कराने की हम लोग कोशिश करते हैं और सुलेमान साहब को इस पर रिएक्शन लेंगे, लेकिन डॉक्टर अजीज साहब जी देखिए सऊद भाई एक बात समझे, ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने कहा था ना मैं खाऊंगा और ना खाने दूंगा। ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया था सरकार आते वक्त और सरकार में आने से पहले। आज इस बात को देखें कि राकेश अस्थाना जी का जो केस है, मोइन कुरैशी जो बहुत बड़ा गौ तस्कर, हम इस पर नहीं बात, मैं आ रहा हूं सर सऊद भाई उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। और वो गौ तस्कर आप समझिए उसको जो उसने 3 करोड़ और 5 करोड़ की जो घूस दिया उस पर जांच चल रहा था, पिछले 8 महीने से जांच चल रहा था सर। क्या मोदी जी को नहीं पता था? इससे पहले एक्शन लिया जा सकता? मैं इस पर नहीं जा रहा। देखिए वीके शर्मा सर ने अपनी बात रखी कि नियत सही थी, प्रोसेस कुछ भी, उसमें क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है, तो सवाल तो आप ही से पूछ रहे हैं ना, तो आप उस पर क्या जवाब देंगे? सऊद भाई एक बात समझिए कि जो अपॉइंटमेंट का तरीका और हटाने का तरीका दोनों गलत है, और एक नए शख्स को अपॉइंट किया गया वो भी तरीका गलत है। कुल मिलाकर के संविधान से पूरी तरह से खिलवाड़ है। आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा आने वाले वक्त में कि जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया, पूरी तरह से बीजेपी ने संविधान के साथ मजाक किया है। ठीक है, मैं इस पर जल्दी से जफर सर आपके पास आना चाह रहा हूं, लेकिन शर्मा सर ये जरा बताइए कि देखिए बात वही आ गई कि संवैधानिक ढांचा, एक ढांचा है ना सर, उसके अंदर ये पता है कि कितना पानी भरो, कहां से जाएगी, कैसे नहीं आएगी, हर किसी का एक पावर जो है वो बाकायदा बटा हुआ है। अगर उस पावर्स के अगेंस्ट जाकर के कोई काम होता है, जैसे कि अजीज साहब जो बात कह रहे हैं, मैं उस पर चाहूंगा कि क्या वाकई धज्जियां उड़ाई गई, इस पर अलग से डिबेट हो सकती है, नियत से अलग हटकर बात कह रहा हूं। जी देखिए, अब आप सीबीआई के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, अगर उन्हीं के वही संदेह के घेरे में हैं, अगर उन्हीं के ऊपर कुछ आरोप लग रहे हैं, तो इस मामले की जांच करेगा कौन? ठीक है, सीवीसी की रिपोर्ट साफ साफ कहीं ना कहीं दोनों अधिकारियों को बता रही है कि कहीं ना कहीं इनके गुनाह थे, इनके कुछ ना कुछ ऐसे कारनामे रहे जिनके कारण से ये विवाद बढ़ा। तो ऐसे में सरकार अगर हस्तक्षेप करती है तो मामला मुझे लगता है कि ज्यादा निष्पक्षता से सामने आएगा। ठीक है सर, मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगा जफर सर से। और जफर सर ये बात भी हम जो है इस बात के बारे में भी जानना चाहेंगे कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि डेमोक्रेसी में दरअसल पावर डिसेंट्रलाइजेशन का एक निजाम बनाया गया है। ऐसा ना हो कि पावर सेंट्रलाइज हो जाए। क्या इस मामले में जैसे शर्मा सर कह रहे हैं कि ठीक है कोई बात भी अगर है, नियत सही है तो स्टेप ले लेना चाहिए, ऐसे सेंट्रलाइज हो जाएगी नहीं? देखिए 2-3 चीजें बहुत अहम है जो कहना चाहूंगा। नंबर 1 तो ऑपोजिशन का काम डेमोक्रेसी में सरकार की जहां गलती होती है उसके ऊपर रिएक्ट करना है, चिल्लाना है। तो सरकार को बहुत फूक फूक के कदम रखना चाहिए। सरकार ने खुद ऐसे काम ये कर दिए कि रात के 2 बजे, 1:30 बजे, 1:45 बजे ऑर्डर निकाल के और नए उनको अपॉइंट करके इंटरिम रात को भेजा और सील कर दिया गया। तो ये सब चीजें एक बड़ा टेंशन, एक बड़ा अजीब सा माहौल क्रिएट करती हैं जिसपे मौका मिलता है बोलने का। तो नंबर 1। नंबर 2, सीबीआई में इंडक्ट आप ऐसे ऑफिसर्स को क्यों नहीं किया जाता जो बेदाग हो? जो आदमी खुद ही दागी होगा, जिसपे खुद पे इल्जाम होंगे, वो दूसरों की जांच क्या करेगा? सही बात। आप देखिए अस्थाना साहब के लिए स्पेशल डायरेक्टर के लिए डायरेक्टर ने अपोज किया था पिछले साल, सीवीसी ने उसको नहीं माना।
आप जो अब हुए हैं प्रेजेंट, ठीक है, लेकिन सर ओवरऑल जो प्रोसेस की बात कही जा रही है कि प्रोसेस कुछ भी हो, नियत सही है तो दिक्कत क्या है, अपोजिशन को दिक्कत क्या है? इस दलील पर मैं चाहूंगा कि आप एज एन रिटायर्ड आईएएस बताएं कि सिस्टम ओवर रूल करने की इजाजत भी क्या होनी चाहिए डेमोक्रेसी में? सिस्टम ओवर रूल करने की इजाजत किसी को नहीं है। यह देश एक संविधान से, नियमों से चलता है और उसका हरेक को पालन करना होता है, चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी हो। नंबर 2, जहां तक इसकी बात है कि इन्होंने सीबीआई डायरेक्टर की जांच कौन करेगा, एक एसआईटी बन सकती है अंडर सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज। ऐसा नहीं है, जांच अगर करना चाहे तो बहुत। दिनेश जी ने एक बात कही थी कि आप 1-2 दिन वेट करते तो भी सवाल उठाते। आप ये कहते कि आपने फाइलों से छेड़छाड़ करने दिया, तो क्या 1-2 दिन का वक्त बिल्कुल नहीं था कि रात में ही डिसीजन लेना जरूरी था? सर ये रिएक्शन जल्दी से। फाइलों में छेड़छाड़ किसको करनी है? डायरेक्टर को थोड़ी करनी थी। उन्होंने तो स्पेशल डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करी थी, क्योंकि उसके खिलाफ बयान दिया गया था कोर्ट में कि उसने 2 करोड़ रुपए मैंने दिए हैं। तो सीबीआई बनाम सीबीआई की ये जो जंग है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती जा रही है और इसमें जासूसी का जो एंगल घुस गया है और जो नजर आ रहा है वो अब अपोजिशन के लिए एक बड़े हथियार के तौर पर काम आ रहा है और अपोजिशन इसको किसी भी तरह से हाथ से जाने नहीं दे रही। सरकार बैकफुट पर है। इसी पर हम बातचीत करें। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है और हमारे साथ कांग्रेस के भी नेशनल तर्जुमान सुलेमान मोहम्मद खान साहब जुड़ चुके हैं। सुलेमान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं कि देखिए यहां पर अभी कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से आप जुड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन बातचीत ये हो रही थी कि ठीक है, जो भी कदम उठाया गया वो असल में ये देखते उठाया गया कि पूरे मामले की साफ और शफाफ जांच हो सके और दूध का दूध पानी का पानी आ सके। यहां पर बैठे हमारे साथ पैनल में यह भी बात सामने आई कि अगर सरकार की नीयत ठीक है और हालत जो है वो हंगामी है, तो बियॉन्ड द रूल्स भी जाकर के स्टेप उठाए जा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? सवाल आपसे है मेरा ये, इसका जवाब क्या आपके पास? देखिए मोदी जी ने एक नई डेफिनेशन लिखी है सीबीआई की। पहले होती थी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आजकल हो गई है कंप्लीट बरियल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो जिसे वो नहीं चाहते उसको दफन कर दिया जाए, उसका बरियल कर दिया जाए। और आजकल वो एक्सपीरियंस कर रहा है रेफेलोफोबिया। राफेल स्कैम में जो इन्वेस्टिगेशन है उससे वो काफी डरे में, फोबिया हो गया उन्हें। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। देखिए, जहां तक आप ये कह रहे हैं कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस हो या ट्रांसफर ऑर्डर्स में लिखा है कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए हमने इनका ट्रांसफर कर दिया 12 अफसरों का सीबीआई के, या सीबीआई के नंबर 1 और नंबर 2 ऑफिसर्स को छुट्टी पे भेज दिया, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस है। देखिए, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस कानून के, संविधान के बाहर नहीं जा सकता। अपॉइंटमेंट ऑफ अ सीबीआई डायरेक्टर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के हिसाब से सेक्शन 4A में 3 मेंबर की कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी, जिसमें सीजेआई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। वो डायरेक्टर को अपॉइंट करता है। उसी में डायरेक्टर अपॉइंट हुए और उनके ट्रांसफर के लिए उसी सिलेक्शन कमेटी का अप्रूवल चाहिए अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ट्रांसफर होना भी है। जबकि उसी 4B में लिखा है नेक्स्ट सेक्शन में कि 2 साल से पहले उनको हटाया नहीं जा सकता। इवन अगर उनकी रिटायरमेंट एज आ जाए तब भी 2 साल उनको पूरे करना है। तो सिलेक्शन कमेटी का अप्रूवल चाहिए। राज नारायण के जजमेंट में यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने, विनीत नारायण के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप किसी भी हाल में जो रिमूवल है डायरेक्टर का नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन सुलेमान साहब देखिए, यहां पर बीजेपी के लीडर दिनेश जी बैठे हुए हैं। मैं इस पर जरा आपको मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूं उनका, कि वो बार बार ये कह रहे थे, इस तरह की जब बात आ रही है तो वो ये कह रहे हैं कि पहली बात तो रिमूवल हुआ ही नहीं है, छुट्टी पर भेजे गए। दिनेश जी यही कहना चाह रहे थे आप? इस पर क्या जवाब? इसमें कहां छुट्टी पे, इसमें कहां रिमूव किए गए? ठीक है, रिमूव नहीं किया गया, छुट्टी पे भेजा गया। ठीक है सर, के खिलाफ जांच की बात है, उनको आप छुट्टी पे नहीं भेजेंगे। बात में वही कहना चाह रहा था। ठीक है सुलेमान साहब। नहीं, मैं आपको वही बताना चाह रहा था, छुट्टी और ट्रांसफर में क्या फर्क है। मुझे पता था ये सवाल होगा। मैं ये अर्ज कर रहा था सर, एक लाइन पढ़ दूं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। द ट्रांसफर ऑफ एन इनकम्बेंट डायरेक्टर सीबीआई इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन इंक्लूडिंग द नीड फॉर हिम टू टेक अप अ मोर इंपॉर्टेंट असाइनमेंट शुड हैव द अप्रूवल ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। बात क्या है कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते बिना सिलेक्शन कमेटी के अप्रूवल के, तो आपने ऑल्टरनेटिव मेथड निकाला कि छुट्टी पे भेज दिया जाए। किस कानून में लिखा हुआ है? किस कानून में नहीं लिखा है कि आप छुट्टी पे नहीं भेज सकते? एक्ट के ऊपर हो गया, संविधान के ऊपर हो गया, छुट्टी पे भेजना कहां लिखा है?
ये और इतने हरे सर लिखा नहीं है तो कहां लिखा है कि आप छुट्टी पे नहीं दे सकते हो? ये कहां लिखा है जो आप पढ़ रहे हैं? ठीक है, रात के 2 बजे ऑर्डर कराया नहीं। अच्छा एक बात और बताइए सर, मैं आपसे और सवाल पूछता हूं। ये कंपैरिजन हो रहा है कि नंबर 1 और नंबर 2 दोनों टेंटेड थे, मतलब स्पेशल डायरेक्टर भी और डायरेक्टर भी और स्पेशल डायरेक्टर भी। स्पेशल डायरेक्टर के खिलाफ तो पहले भी एलिगेशन थी, उसमें स्टेरलिंग बायोटेक वाले में मनी लॉन्ड्रिंग वाली, और इसमें तो एफआईआर रजिस्टर हो गई मोइन कुरैशी वाले मामले में। मुझे आप ये बताइए, जो इस टाइम मौजूदा अभी डायरेक्टर थे नंबर 1 जिन्हें छुट्टी पे भेजा गया है सरकार द्वारा, इनके ऊपर कौन सी एलिगेशन है इस वक्त, या कौन सी एफआईआर है, या जिस टाइम ये सेलेक्ट हुए उस टाइम कौन सी एलिगेशन थी? इन पे तो नंबर 2 पे तो बाकायदा एलिगेशन थी और इनका अपोजिशन हुआ था, तो ये इनका केस भी इक्वेट नहीं करने का दिनेश जी, मेरा ये दिनेश जी से जवाब ले लेता हूं। जिस तरह से देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, वकालत कर रहा हूं, सीबीआई की इंटीग्रिटी, क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को बुरी तरह से डैमेज और डिस्ट्रॉय करने की एक साजिश है। बात यह है कि या तो मोदी जी ने कह दिया इधर इट इज माई वे और हाईवे, या तो मेरे तरह चलो, नहीं तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं इस पर। जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, हाँ। जो नंबर 1 के ग्रुप में थे या उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, सॉरी नंबर 2 की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्हें ट्रांसफर। ठीक है, इन सबके बीच जो जासूसी का एंगल है, मैं जरा उस पर भी चाहूंगा जल्दी से आप रिएक्ट करें, फिर मैं जवाब लूं दिनेश जी से। देखिए, जासूसी का तो हमने सुबह खबर में देखा कि 4 आईबी के अफसर, 2 अगले गेट पे, 2 पीछे वाले गेट पे सीबीआई के डायरेक्टर पे छुट्टी उनके वहां मिले, और दिल्ली पुलिस उनके पीएसओज ने उनको पकड़ लिया। ये मतलब ये बड़ी सरप्राइजिंग और शॉकिंग बात है। लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दैट इज कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्राइम मिनिस्टर को आज चिट्ठी लिखी है सारे सीबीआई में जो मामला चल रहा है, और आज जैसे स्नूपिंग हो रही थी तो उन्होंने लिखा है, क्या ये गुजरात मॉडल है? जैसे फेमस है गुजरात के लिए स्नूपिंग दिनेश जी, यही सवाल, क्या ये गुजरात मॉडल है? क्या ये स्नूपिंग जो है वो प्लान्ड है, और अगर स्नूपिंग है तो इसके पीछे रीजन क्या है, वजह क्या है? दिनेश जी, देखिए गुजरात मॉडल क्या होता है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी वहां मुख्यमंत्री थे ना, तो इन्होंने जितने तरह के जांच बैठानी थी उतने तरह के उनके ऊपर जांच बैठाई थी। ये है गुजरात मॉडल, ये इनका है। और सीबीआई को उन्होंने पिजड़े का तोता बना दिया था। आज जब तोते के गर्दन पर हाथ पहुंच रहे तो दिक्कत इन लोगों का। आज दुर्भाग्य क्या है सऊदी, क्या बना दिया जरा सुन लीजिए, बीच में नहीं बोलता हूं, जरा सुनिए ना, अभी फिर बोलिएगा। नहीं, लेकिन क्या आपने तोते को आजाद नहीं किया था? उसी तोते की गर्दन पकड़ रहे हैं, यानी तोता आपके वक्त में भी था क्या? देखिए पहले सुन लीजिए थोड़ी। ठीक है सर, मैं रिएक्शन ले लूं पहले। सुलेमान साहब मैं आ रहा हूं सर, सुन लीजिए फिर बोलिएगा। हम ये कह रहे हैं कि आज दुर्भाग्य क्या है कि हमारे साथ एक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं। आप सीबीआई के 2, जरा सुन लीजिए फिर आपको बीच में बोल देते हैं। सीबीआई के 2 डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर, 2 सीनियर ऑफिसर्स इस तरह से हो गए कि एक सत्ता पक्ष के अधिकारी हो गए, एक विपक्ष के अधिकारी हो गए। अजीब बात हो गई है। मतलब क्या आप करना चाहते हैं? आप न्याय होने दीजिए ना, जांच होने दीजिए। जांच उनकी हो रही, फड़फड़ा आप रहे हैं, पकड़ा कबूतर गया है, फड़फड़ा आप रहे हैं। भाई दिनेश जी, अब जरा सुनिए, आप तो अननेसेसरी इरिटेट हो रहे हैं। जरा सुनिए ना, आप अननेसेसरी इरिटेट हो रहे हैं। जो है आपके पास जवाब नहीं, आप इरिटेट हो रहे हैं। अरे जवाब जो सवाल किया गया उसका जवाब देने के बजाय आप इरिटेट हो रहे हैं। जवाब आपके पास आप पूरी तरह से इरिटेट हो रहे हैं। आपके पास जवाब नहीं बचा हुआ है। माँ बेटे 5000 देखिए, जवाब नहीं बचा, घूम रहे हैं। आपने जो सवाल का सीधा सीधा जवाब था वो दिया ही नहीं। और आपने मामला भूल गए। मुझे समझाइए क्या होती है, मामला भूल गए। अंतरिम निदेशक क्या होता है? अंतरिम संविधान में हमारे समाजवादी पार्टी साथी कुछ पता किसने कहा आपने कहा था, आपने यहीं बैठ के किसी टीवी चैनल पर आपने कहा था, आईबी ने मना किया। हमारे पूरी तरह देश से खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अजीज साहब ने कहा कि हमारे लोग नहीं है। मैं कह रहा हूं मेरे लोग नहीं थे। पहले यही बोला गया, पहले यही बोला गया। उन्हीं के लोग ने गलत बयानबाजी वेरीफाई। और सवाल इस बात का है किस हद तक जाएंगे आप? नियम और कानून क्या अजीज साहब और दिनेश जी मैं आ रहा हूं, ठीक है, इन सबके बीच। लेकिन वीके शर्मा सर, मैं आपसे जवाब तो लूं, आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं, साथ ही में मैं ये भी जरूर पूछना चाह रहा हूं कि देखिए जो पूरा मामला है, असल में इसका जो असर है वो इलेक्शन पर क्या पड़ेगा, सभी पार्टियों की नजर इस पर है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम अपोजिशन पार्टियां हो, और खुद क्यों बीजेपी क्यों ना हो, क्योंकि अगर उसको लग रहा है कि डेंट पड़ा तो दिक्कत होगी। आप किस तरह से देख रहे हैं
चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन, ये मुद्दा कितना परेशान करेगा सियासी पार्टियों को और कितना फायदा जिस पहुंचाएगा? तरह से ये जहां डिबेट चल रही है उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि ये मुद्दा जो है सीधा सीधा एक राजनीतिक रंग लेता जा रहा है, जबकि ये मुद्दा एक प्रशासनिक और बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पर हमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरा मानना यह है। क्योंकि देश की सर्वोच्च एजेंसी के 2 अधिकारी अगर जांच के घेरे में आते हैं तो यह पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पूरे देश का एक गंभीर मामला है। अगर आप बात करें इलेक्शन की, तो इलेक्शन में अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी के माध्यम से देखा जाए तो मोदी जी का एक नारा रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, तो ये भ्रष्टाचार को खत्म करने का एक कदम भी हो सकता है कि अगर कोई बड़ी जांच, कोई किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ अगर कोई मामला होता है तो सरकार उसमें भी निष्पक्ष होकर उसमें भी बिना किसी देरी से उसमें हाथ डाल सकती है और उसमें कोई ना कोई निर्णय ले सकती है। कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो नहीं तो खाने दे रहा है, यही तो तरीका है, यही तो तरीका है। आपको हिस्सेदारी मांगते थे, करोड़ की रिश्वत, आपको तो मोइन कुरैशी ने चंदा दिया था 2014 में, डिनाई नहीं कर सकते। बीजेपी को 2014 में मोइन कुरैशी ने चंदा दिया था, गौ तस्कर ने चंदा दिया था, लेकिन सीबीआई चला रहा है। तनवीर सर, ठीक है, मैं आ रहा हूं सर, ठीक है तनवीर सर, इन सब के बीच जो तमाम बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं या डेमोक्रेटिक बॉडीज हैं, उनको लेकर के सवाल उठ रहा है। मैं सुलेमान साहब आऊंगा आपके पास, आ रहा हूं दिनेश साहब, सुलेमान साहब, सर मैं आ रहा हूं, सर आप दोनों के पास आ रहा हूं। इसीलिए तो दोनों लोगों को भेजा गया है, एक को छुट्टी पे भेजा गया है, एक को छुट्टी पे भेजा गया है। दिनेश साहब, अपराधी के साथ, अभियुक्त के साथ ठीक है, ठीक है, लेकिन तनवीर सर, ये जो पूरा प्रोसेस है, बार बार देखिए अपोजिशन ये भी बात कह रहा है कि जो तमाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कमजोर किया जा रहा है, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्या आप भी एज एन फॉर्मर IAS जांच भी मत करो, देखते हैं ऐसा हो रहा है? आपका काम था रणवीर जी, आप विपक्ष के नाते आप अपनी भूमिका निभाएं। मुझे लगता है कि ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। नहीं, मैं नहीं, और भाई वो तो अच्छा, मैं किसी पक्ष, सॉरी सर, तो सुल्तान जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर विपक्ष के आप ठीक है सर, तो आप अपनी भूमिका निभाएं और गंभीरता से निभाएं, और ठीक है सर, वो इसकी जांच होनी चाहिए सर। ठीक है, उसका रिएक्शन आ गया। मैंने तनवीर सर से जो सवाल पूछा है, मैं चाह रहा हूं कि उसका जवाब आ जाए। तनवीर सर, देखिए ये इतना डिस्कशन चल रहा है, मैं समझता हूं कि देश हित में इस मामले को हमें बहुत तूल नहीं देना चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट में पेशी है और सुप्रीम कोर्ट को इसको तय कर लेने देना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है सर। लेकिन इन सब के बीच जो ये बात कही जा रही है तमाम इंस्टीट्यूशंस की, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, RBI हो और फिर अब CBI, ये जो मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरीके के ये पूरे मामले जो है सुर्खियों में बने हुए हैं हाल फिलहाल, क्या ये जमहूरी निजाम के लिए ठीक है हिंदुस्तान के? ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए जमहूरी निजाम, डेमोक्रेसी, देश एक इंस्टीट्यूशन या एक व्यक्ति से नहीं चलता, ये सबसे मिलकर चलता है। चाहे वो कोई महकमा हो, चाहे वो कोई प्रोफेशन हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि अपना जो राष्ट्र हित है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बेशक। तो अगर किसी चीज से हमारी बदनामी हो रही है, इंटरनेशनल बदनामी हो रही है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो लीगली उसका रास्ता निकल सकता है उसका इंतजार करें। सर यहाँ पर देखिए एक बियॉन्ड द रूल जाने की बात भी बार बार कही गई कि बियॉन्ड द रूल जा रही है। गलत है, बियॉन्ड द रूल किसी को नहीं जाना चाहिए। नहीं, आप बियॉन्ड द रूल जाएंगे तो मौका मिलेगा अपोजिशन को चिल्लाने का। लेकिन सर इस पूरे मामले में क्या ऐसा हुआ कि बियॉन्ड द रूल गए? अब जो कहां गए साउथ जी, नहीं, क्योंकि दिनेश जी ये कह रहे हैं कि छुट्टी पर भेजा गया है, हटाया नहीं गया है। ये जो दलील है ना सर, मैं इस दलील पर चाहूंगा, इसीलिए तो सर मैं उसी का तो जवाब ले रहा हूं ना सर। दिनेश जी इसीलिए तो जवाब ले रहा हूं सर। सर पॉलिटिकल पार्टी का जवाब आपको मिला, आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी का जवाब क्या आएगा, कांग्रेस ने क्या कहा, समाजवादी पार्टी ने क्या कहा, वो आप देख रहे हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कम से कम तनवीर सर जैसे जो कि सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, वो भी तो अपनी बात रखे कि बियॉन्ड द रूल क्या गए या नहीं गए। आप ये कहेंगे कि अपोजिशन को सिर्फ हमला करना है, लेकिन तनवीर सर तो नहीं करेंगे ना, इसलिए कम से कम उनका जवाब तो ले लें। एक बार भी वो तो हमने कहा तो और तजुर्बेकार हैं, लेकिन उसमें इसीलिए जवाब सर मैं इसीलिए उसी पॉइंट का तो जवाब ले रहा हूं। किसी भी क्लॉज में उसी बात का कि आरोप लगने के बाद ठीक को छुट्टी पे, ऐसा है क्या तनवीर सर? मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि इसमें मंशा सरकार की, मैं समझता हूं नियत ठीक थी। इतने ज्यादा जब आपस में टकराव हो गया था तो इसलिए उसको सॉल्व करने के लिए किया गया, मगर वो तरीका मैं समझता हूं बहुत ठीक नहीं था। जिस तरह से रात के 2 बजे ये किया गया,
अब इस तरीके छुट्टी और हटाने वाला जो पॉइंट भले ही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस हो, लीगैलिटी और इलीगैलिटी के लिए कल सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, हमें तब तक इंतजार करना चाहिए। इंतजार करना चाहिए। लेकिन दिनेश जी देखिए, इन सब के बीच जो है बार बार बात जो है वो सरकार के ऊपर ये आ रही है कि जो तमाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर पहले अनडिक्लेयर इमरजेंसी की बात आती थी, अब सीधे कहा जा रहा है कि इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, डिक्टेटरशिप कहीं ना कहीं करने की कोशिश हो रही है और रात के सन्नाटे में इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसका क्या जवाब है? साउद जी, जो लोग इस देश में इमरजेंसी लगा के शासन किए थे, वो इमरजेंसी की बात करते हैं, उनको इमरजेंसी क्यों लग रहा है? एक के बाद एक सारे चुनाव हारते जा रहे हैं तो उनको इमरजेंसी नहीं लगेगा? देश की जनता और मतदाता, फिर आप जरा बीच में बोलने की बीमारी क्या? मैं सुनता हूं नहीं, मैं आपको सुनता हूं नहीं सुनता, मैं आपको सुनता हूं नहीं सुनता, आप अपने बारी की प्रतीक्षा नहीं करते। कौन सा चुनाव आप जीत गए? चुनाव आप इलेक्शन क्या जीत गए? ठीक है सर, मैं यहाँ पर एक मिनट आप दोनों को रोक रहा हूँ सर, 1 मिनट। ठीक है सर, ये अच्छी बात है सर। इस अजीज साहब और दिनेश साहब, ठीक है दिनेश साहब, अजीज साहब, मैं समझ रहा हूं सर, ये अच्छी बात है। इससे खूबसूरत और क्या लगेगा कि अपोजिशन को भी लग रहा है कि मैं सब कुछ जीत रहा हूं और सरकार को भी लग रहा है कि मैं ही सब कुछ जीत रहा हूं। मुझे नहीं लग रहा है, जो सिचुएशन है वो सब कोई जान रहा है, कौन कहां हार रहा है, कौन कहां जीत रहा है, उससे अलग बात। आपने पूछा किससे? उससे अलग अजीज साहब, अजीज साहब, ठीक है सर, इन्होंने उपचुनाव का जिक्र नहीं किया ना, आपको तो बीच में कूदकर बोलने की बीमारी है। उपचुनाव अगर आप बोलेंगे तो बताइए किस टर्म में तो बोलना पड़ेगा। अजीज साहब, ये तरीका नहीं है। ठीक है दिनेश साहब, अजीज साहब, पहले 2014 में भी सुना इलेक्शन के वक्त हारते चले जा रहे हैं, हारते सपने दिखाए थे, आप सपने देखे थे, आज आपने देश को 25 साल पीछे दिनेश साहब और अजीज साहब, देखिए सर, पूरी तरह से ना ये डिटेल हो गई। अजीज साहब देखिए, यहाँ पर हम चुनाव अजीज साहब, ठीक है सर, अजीज सर, 1 सेकंड मेरी बात सुनिए। दिनेश सर, मैं बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मुझे अजीज साहब से भी कहना है सर, देखिए यहाँ पर हम इलेक्शन को लेकर के डिबेट कर ही नहीं रहे सर, तो ठीक है सर, उनको लग रहा है ना, सर, उनको सर, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको करेक्ट कर दूं, मैं यहाँ पर आपको करेक्ट कर दूं, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो उपचुनाव जीत रहे हैं, उन्होंने तो चुनाव की बात कही ना, आप उपचुनाव की बात कर रहे हैं, तो ठीक है ना सर, ये डिबेट का इशू है, ये डिबेट का इशू है सर, ये डिबेट का इशू है, ये डिबेट का इशू है सर, ये डिबेट का इशू है, नहीं है ना अजीज सर, नहीं है ना अजीज सर, ये डिबेट का इशू नहीं है ना। उनके हिसाब से वो इलेक्शन जीत रहे हैं, आपके हिसाब से आप बाय इलेक्शन जीत रहे हैं, ठीक है, बात खत्म हो गई। बात सवाल का जवाब आ जाए। दिनेश साहब, इमरजेंसी लगा रहे हैं आप। मैंने यही कहा कि देखिए, इमरजेंसी जो लगाए थे प्रत्यक्ष रूप से, आज उनको इमरजेंसी लगेगी। इमरजेंसी इसलिए जब आप चुनाव हारने लगते हैं ना, सारे इंस्टीट्यूशन पे उंगली कौन उठा रहा है? जब ये चुनाव जीतते हैं, जो बाई इलेक्शन अभी कह रहे थे समाजवादी पार्टी, उंगली नहीं उठाते हैं, तब कहते हैं नहीं अब ईवीएम ठीक हो गई। और जब मामला कर्नाटक का आता है तो सुप्रीम कोर्ट पर इंस्टीट्यूशनल बॉडीज को लेकर के कहा जा रहा है कि मौजूदा गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप कर रही है और सारी डेमोक्रेटिक एजेंसीज को कमजोर किया जा रहा है। देखिए सर, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। अजीज साहब, माफी के साथ रोक रहा हूं सर, ऐसे डिबेट मुश्किल है सर, हम जवाब किसी और पर ले रहे हैं ना, मैं मुद्दे पर ला रहा हूं और मुद्दे से अलग जा रही है बात, कोई मतलब नहीं है। फिर सर हम कराना पर बात कर लेते हैं, फिर हम चुनाव की बात कर लेते हैं, आज हम बात ही चेंज कर लेते हैं। बीच में लोग बोलेंगे इमरजेंसी नहीं लगा रही, इमरजेंसी निश्चित तौर पर उनको हो जो संकट में जो पार्टियां आती हैं उनको इमरजेंसी। मैं लेकिन इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं दिनेश साहब, मैं इसी पे कह रहा हूं, आपका जो जवाब आया इलेक्शन पर, मैं वही कह रहा हूं कि बात दरअसल जो डेमोक्रेटिक एजेंसीज हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको कमजोर करने का इल्जाम लग रहा है और आप वहां पर डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, ये सवाल है। तो उसको मजबूत कर रहे हैं। आज अगर कहीं पर किसी संस्था पर अंगुली उठी है तो हम उसका इलाज कर रहे हैं ना। अगर दवा की जरूरत होगी दवा देंगे, इंजेक्शन की जरूरत होगी इंजेक्शन देंगे, अगर उसके ऑपरेशन की जरूरत होगी तो ऑपरेशन करेंगे। सुलेमान साहब, कमजोर नहीं मजबूत किया जा रहा है। देखिए, एक तो इमरजेंसी की बात पे ये याद दहानी करा रहे थे कांग्रेस की, जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई। मैं तो नहीं कहता, इन्हीं के लीडर, इनके हरदिल अजीज अरुण शौरी साहब और दूसरे वो यशवंत सिन्हा साहब, जिनके बेटे मंत्री भी हैं मोदी जी की कैबिनेट में, दोनों ने ये कहा कि हम अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी में जी रहे हैं। तो ये मैं नहीं कहता, भाजपा के दिग्गज लीडर, फॉर्मर मिनिस्टर, एक मंत्री के वालिद हैं वो यशवंत सिन्हा साहब, वो कहते हैं कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है ये, ठीक है।
और देखिए वो क्यों क्या गलत कह रहे हैं। कब हुआ ऐसा कि 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि जमहूरी निजाम खतरे में है। जब लेकिन ये अगर दिनेश जी कह रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल बॉडीज हैं उनको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कमजोर कर रही है गवर्नमेंट और डिक्टेटरशिप दिखा रही है। अगर वो कह रहे हैं कि बल्कि कमजोर के हम मजबूत कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? अब ये पता नहीं इनकी क्या पैरामीटर है, क्या इनका पैमाना है उसे नापने का, लेकिन पूरे देश को पता है जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने ये कहा कि डेमोक्रेसी खतरे में है, सुप्रीम कोर्ट तक एक तरह से थ्रेटेंड फील करने लगी सरकार के अंडर में। सीईसी का हमने देखा किस तरह से सीबीआई के साथ ये हो रहा है। हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ इन्होंने डिसमेंटल और डेनिग्रेट करने की कोशिश करी। और ये सीबीआई का भी जो पूरा मामला है, ये जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं और जिस तरह से सारी खबरें आई हैं और पूरा जो इसका सीरीज ऑफ इवेंट्स है, ये बिल्कुल साफ है। ठीक है, आप कैसे देखते हैं अजीज साहब? सीबीआई को बिल्कुल खत्म करना दिनेश जी की इस बात से कितना काम करेंगे या हम सबको ट्रांसफर कर देंगे? बात है जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और संविधान को वो कह रहे हैं कि हम मजबूत कर रहे हैं। मजबूत क्या कर रहे हैं? कहीं ये जरा बता दें कि अंतरिम निदेशक का कहीं कोई पद है? जरा बता दें मुझे, अंतरिम निदेशक आज तक कहीं कोई अपॉइंट हुआ? इससे पहले कोई पद इजाद हुआ? कहीं कुछ नहीं हुआ। कुल मिलाकर के धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और देश को गुमराह किया जा रहा है। हकीकत है 2019 में इसका बदला आम चुनाव में, आने वाले वक्त में भी चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव में इस देश की जनता ले लेगी। वो जान रही सीबीआई का जिस तरीके से। ठीक है सर दिनेश जी, मैं सिर्फ एक फाइनल कमेंट चाहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इस पर बातचीत चिल्ला शुरू हो जाए, क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं है मेरे पास। साउद जी, मैं तो बीच में बोलने की आदत नहीं, मैं तो अंगुली उठा के अपने समय मांगता हूं। बिल्कुल सिर्फ ये कह रहा था कि निश्चित तौर पर अभी जो खान जी ने कहा कि 19 में तय होगा ना, ये शुरू से कह रहे थे। जिससे इलेक्शन आता है उसी में कह देते हैं कि इसमें मोदी जी की परीक्षा है। भैया मोदी जी के परीक्षा, ठीक है, अब 2019 में सब कुछ साफ हो जाएगा। वर्मा सर, 2019 में साफ होगा, लेकिन अभी जो ये एक हंगामी सिचुएशन नजर आ रही है, वो किसको नुकसान पहुंचाएगी? सर मैं तो सबसे पहले आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो आज का डिबेट का जो आज विषय है वो बहुत ही गंभीर विषय है, इसको बिल्कुल सही हमें लेना चाहिए। और बात रही कि किसको नुकसान पहुंचाएगी किसको नहीं पहुंचाएगी, ये दोनों पार्टियां अपने अपने हिसाब से देखें। लेकिन आज जो विषय है कि आज लेकिन जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है क्या सिचुएशन इस वक्त? नहीं, मैं नहीं समझता। आज जो है ये सिस्टम को मजबूत कर रही है। आज जो भी सीबीआई का प्रकरण हुआ है, ये वास्तव में देश को मजबूती पहुंचाएगा और आने वाले लोग भी इस बात का अलर्ट रहेंगे कि उनके ऊपर भी जांच की जा सकती है, उन पर भी संदेह किया जा सकता है। पूरा एपिसोड जो है वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं उसको और ज्यादा मजबूती पहुंचाने वाले, क्या आप भी इस तरह से देखते हैं, या कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा है या नुकसान पहुंच रहा है, आप इस तरह से देखते हैं? नहीं, ये जो कुछ भी हुआ है उससे सीबीआई की साख को, देश की साख को बहुत धक्का पहुंचा है। और मैं समझता हूं, तो फिर सर ऐसे में डेमोक्रेसी मजबूत कैसे? कल सुप्रीम कोर्ट में तय होगा और हमें उम्मीद है कि वहां से नहीं, लेकिन सर सीबीआई की छवि अगर खराब हो रही है तो फिर क्या डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है? नहीं, हर चीज का रिप्लेसमेंट होता है। देखिए, मैंने कहा धीरे धीरे इलाज किया जाएगा, पहले सब चीजें ढर्रे पे आ जाएं, पहले ये विवाद तय हो जाए, उसके बाद तो रिवैम्पिंग। तो आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना तो तय है कि जो पूरा मामला है इस पर जमकर सियासत हो रही है, और जैसा कि वर्मा सर ने कहा भी कि ये जो पूरा मामला है, दरअसल इस पूरे मामले को सियासी बना दिया गया है, लेकिन ये सियासी है नहीं। इसलिए जरूरत है कि सियासत से ऊपर उठ करके इस पूरे मामले का मुस्बत हल निकाला जाए, लेकिन अभी फिलहाल शायद ऐसा होता दिख नहीं रहा है। आज स्पेशल एट 4 में बस इतना ही। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद।